दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आज मैं बात करने वाला हूँ गिफ्ट यानी उपहार पे लगने वाले टैक्स पे। यदि आपको भी किसी से उपहार के रूप में कुछ मिला है तो उस पे टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा या फिर उस पे आपको कितना टैक्स देना है, तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों हो सकता है उपहार के रूप में आपको किसी कंपनी के शेयर मिले हो या फिर कुछ पैसे मिले हो, या हो सकता है कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड या बिल्डिंग या फिर कुछ बुलियन आपको मिला हो। तो यदि दोस्तों आपको ऐसा मिला है और या फिर कुछ उपहार के रूप में मिला है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि उस पर टैक्स कितना देना है। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और यदि आप नए हो मेरे चैनल पे, तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों गिफ्ट हमें कई तरह से मिल सकते हैं। या तो मेरे को कैश में मिल सकता है या फिर अदर देन कैश में मिल सकता है। अदर देन कैश में हो सकता है कि मेरे को प्रॉपर्टी मिल जाए, और प्रॉपर्टी में भी दो तरह के होते हैं। या तो मेरे पास इमूवेबल प्रॉपर्टी मेरे को मिलेगा या फिर मेरे को मूवेबल प्रॉपर्टी मिलेगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिर कैश मेरे को गिफ्ट में मिलता है तो उस पर टैक्सेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैश गिफ्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों यदि आपको पूरे साल में कैश में गिफ्ट मिला है 50,000 तक, तब तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन वो जैसे ही आपकी जो कंसिडरेशन है यानी मनी जो है आपको गिफ्ट के रूप में जो मिली है वो 50,000 एक्सीड करती है, तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कि मुझे अपने फ्रेंड से 90,000 रुपया मिला गिफ्ट के रूप में। तो अब मेरे को बताना है कि क्या ये 90,000 पे पूरा टैक्स देना है या फिर मेरे को हो सकता है कि 50,000 तक एग्जम्प्ट है और बाकी 40,000 पर टैक्स देना पड़े। तो नहीं दोस्तों, अगर यदि आपको 50,000 से 1 रुपया भी ज्यादा आपको गिफ्ट के रूप में मिल जाता तो आपको पूरा पे टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि मेरे को 90,000 रुपया का अगर गिफ्ट मिला तो 50,000 मेरा एग्जम्प्ट है, बाकी 40,000 पे टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर 50,000 तक में है तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन 50,000 से जैसे ही मेरा जाता है, एक्स्ट्रा जाता है, तो उस पर हमको पूरा टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे जो मेरे को 90,000 रुपया अपने फ्रेंड से मिला है तो उस 90,000 पे मेरे को पूरा टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी में जनरली ज्वेलरी आते हैं, बुलियन आते हैं और शेयर वगैरह आते हैं जो मेरे को मिलता है गिफ्ट के रूप में। तो यहाँ पे भी दो तरह से मिल सकता है। या हो सकता है कि मेरे को गिफ्ट के बदले कुछ पेमेंट करना पड़ सकता है, जिसे हम बोलते हैं इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। या फिर मेरे को कुछ भी नहीं पेमेंट करना पड़ सकता है, या फ्री में मेरे को गिफ्ट मिल गया। मान लीजिए मेरे को 40,000 का शेयर मिल गया, उसके बदले मेरे को कुछ नहीं पेमेंट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि विदाउट कंसिडरेशन में अगर मेरे को मूवेबल प्रॉपर्टी मिलता है तो उसका टैक्सेशन क्या होगा। तो उस सबसे पहले जो भी आपको गिफ्ट मिला है मूवेबल प्रॉपर्टी, तो देख लेंगे कि साल भर में जो एग्रीगेट वैल्यू जो मूवेबल एसेट्स का है, वो उसका मार्केट वैल्यू जो है वो 50,000 से ज्यादा है या नहीं। अगर ज्यादा है, मार्केट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, तो वो पूरा टैक्सेबल होगा। और अगर 50,000 से कम है उसका फेयर मार्केट वैल्यू, तो वो 50,000 वो टैक्सेबल नहीं होगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं विथ कंसिडरेशन। यानी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी मेरे को मिला तो जरूर है, लेकिन मेरे को हो सकता है 50,000 का अगर मिला है तो मेरे को उस पर 5,000 का पेमेंट करना पड़ गया हो। तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है, यानी कि कुछ पे पार्ट हम लोग पेमेंट किए हैं। और यहाँ पे देख लीजिए जैसे ज्वेलरी, शेयर कुछ भी मिल सकता है। तो यदि ऐसा केस है जहां पे विथ कंसिडरेशन है यानी छोटा सा मेरे को पेमेंट करना पड़ा है, तो वहां पे हम लोग देख लेंगे जो भी आपको गिफ्ट मिला है उसका एग्रीगेट वैल्यू और उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू है, दोनों का डिफरेंस में है। अगर 50,000 से ज्यादा का डिफरेंस है तो गवर्नमेंट मानती है कि जो डिफरेंस है वो आपको गिफ्ट के रूप में मिला है और उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है द एग्रीगेट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द पार्ट पेमेंट, यानी जो भी आपने पार्ट पेमेंट किया है एंड द फेयर मार्केट वैल्यू। अगर 50,000 से ज्यादा है, एग्रीगेट डिफरेंस जो है वो 50,000 से ज्यादा फेयर मार्केट वैल्यू का और जो पेमेंट किया है, तो आपको उस पर जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। और अगर उससे नीचे तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी का बात करते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड और बिल्डिंग आते हैं। यहाँ पे भी दो होगा, या तो विदाउट कंसिडरेशन होगा या विद कंसिडरेशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं विदाउट कंसिडरेशन, जहां पे मेरे को कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे को लैंड या बिल्डिंग जो भी मिली है वो फ्री में एकदम मिली है। तो उस केस में क्या होगा, तो मेरे को उस केस में मेरे को स्टाम्प ड्यूटी देखना पड़ेगा। जो भी प्रॉपर्टी मेरे को मिली है, लैंड या बिल्डिंग जो भी मिली, उसकी स्टाम्प वैल्यू देखना पड़ेगा। यदि स्टाम्प वैल्यू 50,000 से ज्यादा है और आपको जो मिली है वो तो यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन यानी आपको फ्री में मिली है, तो जो भी स्टाम्प ड्यूटी जो होगा जो आपने, वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा और उस पर पूरा टैक्स देना पड़ेगा। और मान लीजिए आपको फ्री में यहाँ पे विद कंसिडरेशन यानी छोटा सा पेमेंट करना पड़ गया है, तो उस केस में क्या होगा कि जो आपकी जो स्टाम्प ड्यूटी की वैल्यू जो 50,000 से ऊपर होनी तो चाहिए, लेकिन जो डिफरेंस जो आपने पेमेंट किया है उसकी डिफरेंस और स्टाम्प ड्यूटी की डिफरेंस अगर 50,000 से ज्यादा है, तो यहाँ पे वो जो वैल्यू है वो टैक्सेबल होगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा ऐसा गिफ्ट है जो पूरी तरह से टैक्स फ्री है, उस पर हमको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा यदि हमको किसी से मिलती है। तो सबसे पहले अगर गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, यदि मेरे रिलेटिव से मेरे को कोई भी गिफ्ट मिलती है तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और हालांकि मैं बताता हूं आगे, मैं आप बताने वाला हूं कि रिलेटिव में कौन कौन आएगा। ऐसा नहीं कि मैं उसे बोल दूं कि ये मेरा रिलेटिव है और उस पर मेरे को टैक्स नहीं देना है, तो ऐसा नहीं होगा। रिलेटिव का गवर्नमेंट ने डिफिनेशन दिया, मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद हम लोग, मैं बताता हूं कि अगर आपको मैरिज पे कोई भी गिफ्ट मिला है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पे मैरिज जो है खुद की बात की गई, ऐसा नहीं कि मेरे भाई की मैरिज पे अगर मेरे को कुछ गिफ्ट मिला है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। अगर मेरी शादी में मेरे को अगर करोड़ का भी मेरे को गिफ्ट मिलता है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं गिफ्ट रिसीव अंडर द विल।
अगर विल के थ्रू यानी कि इनहेरिटेंस से या फिर पेयर के डेथ होने के बाद अगर मेरे को कुछ मिलता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। अगर मेरे को लोकल अथॉरिटी से कोई गिफ्ट मिलती है, जैसे पंचायत, म्यूनसिपालिटी, म्यूनसिपल कमेटी या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से अगर मेरे को गिफ्ट मिलती है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। और किसी एनी चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट जो कि रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 12A के अंदर, तो उससे मेरे को जो भी मिलेगा गिफ्ट वो टैक्सेबल नहीं है। या फिर कोई एचयूएफ का, जैसे मेरा एचयूएफ का अगर पार्टीशन हो रहा है और उस पार्टीशन में मेरे को अगर कुछ मिला है कोई कैपिटल एसेट्स, तो उस पर कोई टैक्स नहीं मिलेगा लगेगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाला बात यह है कि मैंने जो गिफ्ट का बात किया है वो मैरिज का बात किया है। यदि आपको किसी बर्थडे पे या आपके बर्थडे पे आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो वो पूरी तरह से टैक्सेबल होगा, वो टैक्स फ्री नहीं होगा दोस्तों। ये भी एक ध्यान देने वाली बात है। अब हम लोग देख लेते हैं कि रिलेटिव, जो मैंने ऊपर बताया था, रिलेटिव में कौन कौन आता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं रिलेटिव में कौन आता है। तो रिलेटिव में सबसे पहले स्पाउज आएगा, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द सेल्फ एंड स्पाउज। यानी मैं अपनी बात करता हूं तो मेरे जो भाई और मेरे जो बहन है वो रिलेटिव में आएंगे, और मेरे स्पाउज के जो भाई और बहन है वो रिलेटिव में आएंगे। जिस स्पाउज के भाई बहन, तो हो सकता है कि वो मेरी साली हो सकती है या फिर हो सकता है कि मेरी भाभी हो सकती है, तो वो आएंगे ब्रदर और सिस्टर ऑफ द पेरेंट्स। यानी कि मेरे माता पिता तो आएंगे ही रिलेटिव में, और उनके जो ब्रदर और सिस्टर है यानी कि मेरे जो चाचा हैं और मेरे जो बुआ हैं वो भी रिलेटिव में आएंगे। एनी लीनियल एसेंडेंट और डिसेंडेंट, इसका मतलब है कि जैसे कि मेरे परदादा, फिर दादा, फिर पापा, फिर पुत्र, मेरे पुत्र, उसके बाद फिर परपुत्र, उसके बाद फिर मेरे पुत्र की वधू, यानी कि ये जो लीनियल डिसेंडेंट है वो पूरे रिलेटिव में आएंगे, और इनके सारे जो स्पाउज है वो भी रिलेटिव में आएंगे। तो यहाँ पे मैं एक चीज और नोट करने के लिए बता देता हूँ कि ये तो सारे रिलेटिव में आएंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रिलेटिव में कौन आएंगे। तो यहाँ पे मेरे चाचा और चाची तो रिलेटिव में आएंगे, बट उनके जो बेटा और बेटी है वो रिलेटिव में नहीं आएंगे। यानी मेरे कजन से अगर मेरे को कोई गिफ्ट मिलता है तो वो टैक्सेबल होगा, उस पर मेरे को एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। यानी मेरे चाचा चाची से तो मैं गिफ्ट ले सकता हूं, लेकिन मैं अपने उनके चाचा चाची के बेटे बेटी से नहीं ले सकता हूं, क्योंकि वो रिलेटिव में डिफिनेशन में कवर नहीं होते हैं। उसी तरह यदि मैं अपने मामा या मामी से तो गिफ्ट ले सकता हूं, बट उनके बेटे या बेटी जो है रिलेटिव में कवर नहीं होता। अगर उनसे मेरे को कुछ गिफ्ट मिलता है, यानी मामा या मामी की बेटी या बेटा से कुछ मेरे को गिफ्ट मिलता है, तो उस पर मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि ये जो टॉपिक है मैंने गिफ्ट को लेकर के बनाया है, ये आपको बहुत अच्छा लगा, और आप आगे भी मेरी वीडियो को आगे सराहते रहेंगे और देखते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।